हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, फायर डैम्प एक्सप्लोजन इज पॉसिबल इफ ऑप्शंस हैं द मीथेन प्रेजेंट विद इन द एक्सप्लोजिव लिमिट, बी देयर इज अ सोर्स ऑफ इग्निशन, देयर इज अ सफिशिएंट ऑक्सीजन इन द माइन एयर, डी ऑल द एबव आर करेक्ट। तो फायर डैम्प एक्सप्लोजन होने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। मीथेन का भी होना ज़रूरी है लिमिट में, सोर्स ऑफ इग्निशन चाहिए, और ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए जो कि 12%, तब जाके एक्सप्लोजन पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट ऑप्शंस। तो माइन में विस्फोट होने के लिए, एक्सप्लोजन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? तो जो मीथेन की जो परसेंटेज है वो 5.4 से 14.8% तक होनी चाहिए, जो कि इसकी एक्सप्लोजिव लिमिट है। ऑक्सीजन जो है वो 12% से कम नहीं होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो 650 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो स्रोत है यानी कि सोर्स ऑफ इग्निशन वो लैग ऑन इग्निशन तक रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द एयर एंड मिनरल फ्लो इन सेम डायरेक्शन, तो द वेंटिलेशन इज नोन एज। तो इसके ऑप्शंस हैं होमोट्रोपल वेंटिलेशन, एंटीट्रोपल वेंटिलेशन, बाउंड्री वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन। तो जब मिनरल का फ्लो और एयर का फ्लो सेम डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं होमोट्रोपल वेंटिलेशन। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द नंबर ऑफ नोटिफाइड डिजीज अंटिल टुडे? ऑप्शंस आर 5, 8, 7 या 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। अभी तक जो टोटल नोटिफाइड डिजीज़ है वो है 8, और इनके जो नाम हैं वो भी आप जान लें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है 4 बीमारियों के नाम देके, और इसमें से पूछे कि कौन सी नोटिफाइड डिजीज़ है या कौन सी नोटिफाइड डिजीज़ नहीं है। तो इसके लिए आपको इनके नाम जानना ज़रूरी है। तो पहली नोटिफाइड डिजीज़ है न्यूमोकोनोसिस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। उसके बाद है सिलिकोसिस, उसके बाद फिर है मैंगनीज पॉइजनिंग, इसके बाद फिर है एस्बेस्टोसिस, इसके बाद है कैंसर ऑफ लंग्स और स्टमक और द प्लेरा एंड द पेरिटोनियम, इसके बाद है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, इसके बाद है कॉन्टैक्ट डेर्मेटाइटिस, उसके बाद है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जो न्यूमोकोनोसिस बीमारी है वो कोयले में काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं, कोल डस्ट के जो एक्सपोजर है उसके कारण होता है, जो इनहेलेशन होता है ना कोल डस्ट का, उसके कारण होता है। तो ये जो है वो कोल माइंस के वर्कर्स को होती है। तो ये जो डिजीज़ है इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लैक डैम्प इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ऑप्शंस हैं इसके CO2 प्लस N2, CH प्लस CO, CO प्लस CO2, O2 प्लस H2S। तो इसका जो राइट आंसर है वो है CO2 प्लस N2। जो ब्लैक डैम्प है उसके मिक्सचर को CO2 प्लस N2 का मिक्सचर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल कैन बी गिवन बाई, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है इसकी जो अर्लीस्ट इंडिकेशन है वो कैसे मालूम पड़ती है? तो इसके ऑप्शंस हैं स्वेटिंग ऑफ स्टार्टा, मेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर राइज, या नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो पहला इंडिकेशन है वो हमें स्वेटिंग ऑफ स्टार्टा से पता चल जाता है। Next question is, in water gas explosion, the two highly explosive gases that are involved are। तो वाटर गैस के एक्सप्लोजन में जो हाईली एक्सप्लोसिव गैसेस हैं वो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वाटर गैस के एक्सप्लोजन में जो दो गैसें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा इसका ए का, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an underground working area, CH4 and CO2 are commonly expected to be found respectively। इसके ऑप्शंस हैं कि near the floor and along the roadway, near the floor and near the roof, near the roof and near the floor, along the roadway and near the floor। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नियर द रूफ एंड नियर द फ्लोर। क्योंकि CH4 जो है वो हल्की गैस है तो इसलिए वो फ्लोर की तरफ, रूफ की तरफ मिलेगी, और CO2 जो है वो CH4 से भारी है इसलिए वो फ्लोर की तरफ मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नियर द रूफ और नियर द फ्लोर। CH4 की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.55 है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.5 है।
इसके बाद अगला सवाल है, एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ कोल डस्ट जनरली डज नॉट डिपेंड्स ऑन, यानी कोल डस्ट की जो एक्सप्लोजिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसके ऑप्शंस हैं फाइननेस ऑफ डस्ट, दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ डस्ट, प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन एयर, और चौथा है कलर ऑफ द डस्ट। तो फाइननेस ऑफ द डस्ट डिपेंड करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ डस्ट ये भी डिपेंड करता है, और प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन एयर ये भी डिपेंड करता है। तो क्या डिपेंड नहीं करता है? कलर ऑफ द डस्ट, कलर से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। इसके बाद अगला सवाल है, एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स, ऑप्शन हैं इसके, O2 नियरली 21%, नाइट्रोजन एंड अदर इनर्ट गैसेस 79%, बी है O2 लेस देन 20%, सी है O2 18%, नाइट्रोजन 22%, डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ए, O2 नियरली 21% एंड नाइट्रोजन और अदर इनर्ट गैसेस 79%। इसके बाद अगला सवाल है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज, ऑप्शन हैं इसके, मिक्सिंग ऑफ कोल विथ ऑक्सीजन, मिक्सिंग ऑफ कोल विथ नाइट्रोजन, मिक्सिंग ऑफ वर्जिन कोल विथ ऑक्सीजन। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है, जो वर्जिन कोल सीम है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है फ्रेश एयर के, तो वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है और उसी रिएक्शन के कारण जो है वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है। तो इसका जो आंसर होगा राइट, वो होगा मिक्सिंग ऑफ वर्जिन कोल सीम कोल विथ ऑक्सीजन। इसके बाद अगला सवाल है, गैस क्रोमेटोग्राफी यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन हैं इसके, सोनिक वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉलिड गैस एब्जॉर्प्शन, डी ऑप्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। इसके बाद अगला सवाल है, पाइटो ट्यूब इज जनरली यूज फॉर, तो पाइटो ट्यूब किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं measurement of air velocity in mine air, B measurement of air pressure, C measurement of air velocity in ducts, D none of the above। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C measurement of air velocity in ducts। इसके बाद अगला सवाल है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द डस्ट दैट गवर्न्स द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज, ऑप्शन हैं इसके, कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट इन एयर, शेप ऑफ डस्ट, टाइम ऑफ एक्सपोजर, साइज ऑफ डस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साइज ऑफ डस्ट, जितना फाइन रहेगा उतना हार्मफुल रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर द कूलिंग पावर ऑफ द एयर, ऑप्शन हैं इसके, एनीमोमीटर, वेलोमीटर, मैनोमीटर, कांटा थर्मामीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी के साथ ये भी बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए, किससे रिलेटेड एमसीक्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो।